कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन यह कहावत सब पर फिट नहीं बैठती। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को देख लें, सियासत में नेशनल लेवल पर पीएम मोदी और राजस्थान की पिच पर सीएम बनने के बाद भजनलाल शर्मा की शुरुआती पारी कहावत को पूरी तरह झुठला रही है। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 1 जनवरी 2024 से प्रदेश में बीजेपी का 450 में गैस सिलेंडर का वादा जमीन पर उतरेगा। तो बीजेपी और पीएम की गारंटी नंबर 1 यही था। ईआरसीपी पर सालों से फंसा पेच कुछ ही दिनों में सॉल्व किया गया है। इधर कांग्रेस का कहना है सरकार बिना मंत्रिमंडल के और जिम्मेदारी बांटे कैसे काम कर रही है, इससे प्रदेश को नुकसान है। अब सवाल यह है कि सरकार काम करते करते करेगी, लेकिन जो दिख रहा है क्या उसे झुठलाया जा सकता है? यानी सीएम ने अपनी अप्रोच और डिलीवरी लेवल को तो क्लियर कर दिया है, तो क्या अब किसी भी तरह का डाउट बाकी रह गया है? अगर हां तो वो क्या है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले एक बार सीएम की घोषणा सुन लें। माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी के तहत उज्ज्वला एवं अन्न परिवार की महिलाओं को नव वर्ष से आने वाली 1 तारीख से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी के तहत गैस सिलेंडर पर सब्सिडी होगी और गैस सिलेंडर 450 रुपए में आपको मिलेगा। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी की ओर से डॉक्टर अपूर्वा सिंह मेरे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस से करणवीर सिंह राजपुरा मेरे साथ हैं, और राजनीतिक विश्लेषक राधेश्याम भारती जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। करणवीर सिंह जी, मैं सबसे पहले आप ही को मौका दे रहा हूं अपनी बात रखने का, क्योंकि कांग्रेस लगातार रिएक्शन दे रही है कि मंत्रिमंडल नहीं बना है, कैसे काम होगा, प्रदेश में निराशा है। लेकिन यहां तो प्रदेश एक्साइटेड दिख रहा है जिस तरह से काम हो रहे हैं, जो जो घोषणाएं हुई हैं उसे लेकर। मैं लाइन से 5 तो बड़े निर्णय गिना सकता हूं। हेलो जी, सुन पा रहे हैं ना आप मुझे? स्वप्निल जी, राजस्थान की निराशा आपको राजस्थान के अखबारों के अंदर देखने को मिल जाएगी। आप सुबह खोलते ही अपराध जो जिस कदर बढ़ रहा है, वो आपको जो राजस्थान की जनता ने जो मैंडेट 5 करोड़ 27 लाख मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दिया था, उसकी निराशा आपको स्पष्ट रूप से झलकती है कि ना शासन है ना प्रशासन है, कोई भी अपना कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा है, ना उनकी कोई मॉनिटरिंग करने के लिए है। सीएम और चाहे डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम बना रखे हैं नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी ने, पर वो दोनों तीनों कोई कार्यक्रम में नहीं है। कोई अपने माला पहनने में व्यस्त है, कोई कहीं व्यस्त है। पता नहीं इनको किस बात का भय खा रहा है। शायद कर्नाटक के विधायक बसंत गौड़ा जी ने जिस तरह की धमकी 40,000 करोड़ का जो घोटाला था, शायद उसी तरह का कुछ कारनामा इन विधायकों ने भी देखा है कि अगर हमें मंत्रिमंडल में एडजस्ट नहीं करते हो तो हम आपकी सरकार को गिरा देंगे। शायद उसी पशुपेश से शायद भारतीय जनता पार्टी के एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्या ईआरसीपी का पेच सॉल्व होना छोटी बात है? क्या एसआईटी का गठन होना छोटी बात है? क्या एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का बन जाना छोटी बात है? क्या महिलाओं को नए साल से एक सिलेंडर 450 रुपए में मिलने लगेगा, ये छोटी बात है? स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो उज्ज्वला लाभार्थियों को जो कनेक्शन दिया है, वो कांग्रेस पार्टी पिछले 6 महीने से लगातार देती आ रही है, पर इनका वादा समस्त महिलाओं को था, ना कि उज्ज्वला योजना की महिलाओं को। साथ ही इन्होंने सस्ता डीजल और पेट्रोल देने का वादा राजस्थान की जनता से किया था कि 12 रुपए हम डीजल पेट्रोल में कर देंगे, पर उसमें भी 12 पैसे की कमी नहीं आई है। इसी तरीके से करणवीर सिंह जी, क्या आपने बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़ा था, संकल्प पत्र? क्या आपने वो पढ़ा था? साहब, इन्होंने कहीं मेंशन किया था कि हम उज्ज्वला योजना, भाषणों में कहीं इन्होंने मेंशन किया था कि हम उज्ज्वला योजना के लोगों को ही राहत देंगे। हम तो उनके संकल्प पत्र में ये देख रहे हैं कि ये लिखा है कि हम वैट को लेकर समीक्षा करेंगे, उसमें ये नहीं लिखा है कि हम कम कर देंगे। इस पर मैं बीजेपी से सवाल भी पूछ चुका हूं। इनके संकल्प पत्र में ये भी है कि आने वाले दिनों में डीजल पेट्रोल 12 रुपए 13 रुपए सस्ता करेंगे, पर उसमें 12 पैसे और 13 पैसे की संकल्प पत्र नहीं पढ़ा है अभी तक। उनके संकल्प पत्र में साफ लिखा है कि हम वैट को लेकर, इस स्थिति को लेकर हम समीक्षा करेंगे। ये मुझे नहीं पता कहां से पढ़ के आया है। क्या मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि आपके पड़ोसी राज्य में आपसे 12-13 रुपए डीजल सस्ता है? नहीं, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि जिस चीज का आप लोग शिकार हुए, अब आप उसी को हथियार बनाने वाले हैं क्या? नहीं सर, जनता के हित के जो भी काम होंगे उनकी आवाज उठाना। आपका ये कहना है कि आपके बारे में परसेप्शन बनाया जाता है। अब मुझे लग रहा है कि आप एक अलग तरीके से परसेप्शन बना रहे हैं। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक नहीं, लेकिन देखिए, अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं अब अपूर्वा सिंह जी के पास जाऊंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही है कि बीजेपी कांग्रेस के अगेंस्ट एक परसेप्शन बना देती है और लोग मान लेते हैं। तो क्या कांग्रेस भी अब परसेप्शन बनाना चाहती है? क्योंकि जो 2 बातें उन्होंने कही वो संकल्प पत्र में उस तरह से नहीं है जिस तरह से करणवीर सिंह जी कह रहे हैं।
हालांकि मैं कोई जज नहीं हूं, लेकिन अगर आप में से किसी ने भी संकल्प पत्र नहीं पढ़ा है तो आप देख सकते हैं उसको। डॉक्टर अपूर्वा सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। अपूर्वा सिंह जी देखिए, हाँ, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता, कांग्रेस इस बात को गलत नहीं कह रही है कि अगर आप सुबह से लेकर शाम तक न्यूज चैनल्स को देखेंगे और अगले दिन किसी अखबार को पकड़ेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि अपराध की खबरें आ रही हैं और अच्छी खासी आ रही हैं, फुली फ्लेजेड। आपको यही दिक्कत थी कि सीएम साहब गृह विभाग भी संभाल रहे हैं इसलिए पूरा ध्यान नहीं दे पाते, तो अभी तो कोई उस विभाग को संभालने वाला एक्सक्लूसिव चेहरा तो है नहीं। तो ये पॉइंट तो आपको कांग्रेस का सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए स्वप्निल जी, जहां तक बात रही खबरों की, तो मैं कहना चाहूंगी कि ठीक है, सरकार हमारी आ गई है और ये बात भी ठीक है कि कुछ समय लग रहा है हम लोगों को। कुछ जब अच्छे निर्णय लिए जाते हैं तो समय लगता है, वही समय लग रहा है। और अधिकारी अभी वही पोस्टेड है जो कांग्रेस सरकार बैठा के गई थी। ठीक है, एक दो दिन की विलंब और हो सकता है, मगर इसके बाद में जो है ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी आपको सुधरती हुई नजर आएगी। दूसरी बात ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात रही, आप देखिए गोगामेडी, इसीलिए तो आप लोगों को चुना ना। देखिए सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का जो शूटर जिसने शूट किया था, आज आप उसके भी विजुअल्स देखिए। उनके घर के बाहर जो अवैध निर्माण उन्होंने किया था उसके ऊपर बुलडोजर चलने की प्रक्रिया भी जो है वो आज पूरी कर दी गई है। बात यह है कि जब राजस्थान की जनता का विकास हो रहा हो तो कांग्रेस का भी ये नैतिक दायित्व बनता है कि वो दलगत राजनीति से ऊपर आकर उस जनता के विकास के लिए और उस जनता के भले के लिए भी खुश हो और एक अच्छे फैसले जो ये लोग 5 साल में नहीं ले पाए वो हमारी सरकार ने 15 दिन के अंदर ले लिए, आते ही ले लिए, बिना मंत्रिमंडल बटे ले लिए। मैम देखिए, सवाल जवाब के दो छोर होते हैं। बात की खुशी नहीं हो रही। ठीक है अपूर्वा जी, सवाल जवाब के दो छोर होते हैं। एक छोर होता है जहां से सवाल पूछा जाता है और दूसरा छोर होता है जहां से जवाब दिया जाता है। अब एक हिस्से का जवाब तो मैं पहले ही दे देता हूं, जबकि मुझे सवाल वाले छोर पर होना चाहिए। वो ये कि जिस किसी को भी डाउट था कि सीएम भजनलाल शर्मा हो सकता है केपेबल ना हो या एबल ना हो, उसका तो उन्होंने जवाब दे दिया है। उनकी अप्रोच की हर तरफ तारीफ हो रही है, ब्यूरोक्रेसी में भी चर्चाएं हैं, ये पॉइंट हम आपको पूरी तरह से देते हैं। लेकिन जब आप लोगों ने वादा किया था उसमें गारंटी शब्द तो मैम फर्स्ट डे से लागू हो जाता है। आप जानते हैं ना, अगर मैं कोई सामान खरीदूंगा किसी गारंटी के साथ तो उसी समय से लागू हो जाता है। लोगों ने आप ठीक कुछ करेंगे सोचकर आपको वोट नहीं दिया था, आप राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कुछ करेंगे ये सोचकर वोट दिया था। स्वप्निल जी, उसी दिशा के अंदर आप देखिए कदम उठने शुरू हो गए हैं। जिस सरकार ने 5 साल यहाँ के 13 जिलों को ईआरसीपी का सपना दिखाया, हमने 13 से 15 दिनों के अंदर उसको साकार करने की जो है सकारात्मक कदम जो है उसके तरफ बढ़ने लगे। जिस 70 लाख युवाओं के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ शुरू किया था, उसके लिए हमने वादा किया था कि हम एसआईटी का गठन करेंगे। हमने उसको कर दिया और हम एग्जीक्यूट भी करेंगे। और हम स्वप्निल जी, इन्होंने 5000 युवाओं के साथ 5000 युवाओं को बेरोजगार करने का काम भी कर दिया है पहले ही चरण में। तो हम छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, वो इसलिए, और आप लोगों को इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो कांग्रेस मित्र थे, वो राजीव गांधी मित्र नहीं थे, वो कांग्रेस मित्र थे। वो लोग बैठ करके सोशल मीडिया पर कैसे करते थे। अगर आप इंडिविजुअल करणवीर सिंह जी, आपको पता चलेगा कि खामी आई है जिसकी वजह से करणवीर सिंह जी से हमारा संपर्क कट गया है। लेकिन हाँ अपूर्वा जी, जो आप बात कह रही, अच्छा वापस आ गए। करणवीर सिंह जी, आपने जो पॉइंट उठाया उस पर सीधे बीजेपी कह रही है कि साहब वो तो कांग्रेस ही थे, आप ही के प्रचार में लगे रहते थे, वो कांग्रेस मित्र थे। स्वप्निल जी, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायत सहायक के रूप में कुछ लोगों को रोजगार दिया था। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बेघर नहीं किया है, उनका रोजगार नहीं छीना है, उनका जीवन यापन का साधन नहीं छीना है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी नहीं, लेकिन मैं अब राधेश्याम जी के पास जाना चाहता हूँ। मैं 2 मिनट, करणवीर सिंह जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, 2 मिनट। करणवीर सिंह जी, हाँ ठीक है। अपूर्वा जी, मैं आगे आपके पास आऊंगा। करणवीर सिंह जी, सिर्फ एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको कुछ भी इंप्रेसिव नहीं लगा सीएम भजनलाल शर्मा में? कुछ तो लगा होगा ना साहब, ऐसा तो नहीं होता कि कोई 0 बटे सन्नाटा हो। नहीं, बिल्कुल स्वप्निल जी, इंप्रेसिव लगा है। मुख्यमंत्री ने आते ही पहला काम किया, प्रमोद शर्मा को रिश्वत कांड से बरी किया, वो फाइल बंद कराई, लक्ष्मण गोड की फाइल बंद कराई। बहुत इंप्रेसिव काम है। उन्होंने आते ही अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाना शुरू कर दिया। ये इंप्रेसिव काम ही है, पहला काम यही तो किया है उन्होंने, और किया क्या है। ठीक है अपूर्वा जी, एक रिबटल आप कर ले, फिर मैं राधेश्याम जी के पास जा रहा हूं कि रिश्वत कांड की फाइल उन्होंने बंद कराने का काम किया। ये इंप्रेसिव काम तो कह सकते हैं इसे आप।
स्वप्निल जी, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस इतनी ज्यादा दृष्टि दोष के साथ में पीड़ित है। ठीक है, नहीं, क्या फाइल बंद नहीं हुई क्या मैडम? विपक्ष के रूप पूछिए में आप, फाइल बंद नहीं हुई क्या? नहीं ठीक है, अब मैं रोक रहा हूँ, मैं अब आप दोनों को रोक रहा हूँ, मैं आगे आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले राधेश्याम जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। राधेश्याम जी, देखिए इंप्रेसिव क्या है, आप देखिए एमपी में जो सीएम चुने गए, उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइप की लाइन पकड़ी और वो उस पर आगे बढ़ते गए। छत्तीसगढ़ में जो सीएम चुने, उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइप की लाइन पकड़ी और वो उस पर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन यहां पर भजनलाल शर्मा जी ने समय लेके सारी चीजों को समझा, हर चीज को थोड़ा थोड़ा समझ लिया, उस पर बैठकें ली और उसके बाद एक अप्रोच दिखाना चालू किया। आप देखिए एसआईटी का गठन या एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन या बुलडोजर की कार्रवाई का शुरू हो जाना या ईआरसीपी पर अधिकतर मसलों को सॉल्व कर लेना या गैस सिलेंडर को एक ही तारीख से घोषणा कर देना, जबकि अभी सरकार के पास पैसे भी नहीं है उस लिहाज से कि इस योजना को लंबा चला पाए, इसके बावजूद उस कदम को उठा लेना, इसका मतलब है कि अप्रोच तो है। देखिए, मुख्यमंत्री जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, प्रदेश में एक मैसेज जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी वास्तव में काम करना चाहते हैं। जिस तरीके से जो निर्णय अभी, अब जैसे कर्मवीर जी ये कह रहे थे कि भाई जो है यहाँ कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। आज 2870 अपराधियों को पकड़ा गया है। दिनेश एमएन को उनको लगाया गया है, उमेश मिश्रा जी को लगाया गया है, हजारों कमेटियां बना करके अलग अलग जो है मतलब जो रिकॉर्ड में जो अपराधी हैं उनकी धरपकड़ 3 दिवसीय अभियान चल रहा है। करेक्ट है, हाँ जी हाँ, बिल्कुल अभियान चल रहा है। अब इनको कैसे दिखाई नहीं दिया, देखिए ये तो एक अलग बात है। लेकिन आप देखिए कि अब मुख्यमंत्री जी ने 5000 लोगों को जैसे उनको बेरोजगार किया, ये जस्टिफाइड एक्शन नहीं है। ये कहना कि साहब ये कांग्रेस के भक्त थे, ये राजीव गांधी के मित्र नहीं है, ये तो कांग्रेस के मित्र हैं, ये गलत बात है। क्योंकि ये एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का काम लेता है। अब पहले मान लीजिए आपने अशोक गहलोत साहब ने इनको 5000 को नियुक्तियां दी थी राजीव मित्र के रूप में। अब ये कोई बात है क्या? ये क्या क्राइटेरिया हुआ कि साहब ये कांग्रेस के मित्र थे और जो है सरकार के नहीं थे? सरकार जहां काम लेगी वो एम्प्लॉय वहां काम करेगा। तो ये कोई न्याय की बात नहीं है। 5000 लोगों को घर बैठाना, उनको पहले एक मैसेज दे दिया गया, उनके घरों में मायूसी है, उनका फ्यूचर जो है वो दाव पे लग गया है। तो मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ईआरसीपी देखिए, अब 2024 का रण है सामने। ईआरसीपी में ये पहले 5 जिलों में केवल बीजेपी को 1 सीट मिली थी, इस बार 13 मिली है। तो उनको समझ में आ रहा है कि ईआरसीपी का पहले तो किया नहीं भाई। पहले केंद्र चाहता तो कर सकता था, लेकिन केंद्र ने इस पे कोई एक शब्द नहीं, मेरे ख्याल से राधेश्याम जी ज्यादा नौटंकी होती। मैं बताता हूं कैसे। अगर मध्य प्रदेश केंद्र की बात सुन लेता तो यहां से अशोक गहलोत सुन ही लेते, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अशोक गहलोत हर चीज को अपने तरीके से मनवाने की कोशिश करते, तो फिर एमपी भी अड़ जाता। स्वप्निल जी, ईआरसीपी 50% नहीं, करणवीर जी मैं आऊंगा आपके पास, आ रहा हूँ। हाँ देखिए, एक बात है, मतलब प्रयास होने चाहिए, प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। 13,000 करोड़ रुपए देखिए अशोक गहलोत ने भी जो है अपने बजट में रखे थे ईआरसीपी के लिए। तो ये ऐसा कैसे कह सकते हैं कि साहब कांग्रेस की मंशा नहीं थी? कांग्रेस का तो मुद्दा था, ये प्रमुख मुद्दा था। लेकिन आप देखें कि अब साहब बीजेपी ने उसको आगे बढ़ करके जो अब तक नहीं कहा था, अब वो आगे बढ़ के उसको हथिया लिया। हाँ, ये एक तरह से इस पे मैं रिएक्शन लेना चाहता हूं करणवीर सिंह जी का। करणवीर सिंह जी, 13,000 करोड़ से ज्यादा आप लोगों ने अलॉट किए हैं, और आप ये विश्वास मानिए, वो कोई ऐसा नहीं है कि आपने कैश निकाल के बांट दिया हो या आपने डिजिटली ट्रांसफर कर दिया हो, नहीं, इस तरीके से होता भी नहीं है। लेकिन वो पैसे तो अभी कागजों में ही है। अब जो ईआरसीपी पर काम चल रहा है, या सीएम भजनलाल जिस चीज में सक्सेसफुल रहे हैं, वो ये रहे हैं कि उन्होंने प्रदेश के लगने वाले पैसे को आधे से भी कम कर दिया है। आप समझ रहे हैं? आप तो जो पैसा बचेगा वो दूसरी जगह इस्तेमाल हो सकता है, ये साधारण इकोनॉमिक्स कहती है। ये प्रधानमंत्री जी की उदासीनता थी कि यहाँ राजस्थान की सरकार थी और उन्होंने 5 साल तक राजस्थान की जनता को प्यासा रखा। जल जीवन जो मिशन हमारा यहाँ चल रहा था, उसके अंदर 90% आज
इन्होंने घोषणा की कि 90% केंद्र देगा उसके अंदर। आप स्वयं देखिए, जब मंत्री जो जल जीवन मिशन के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे राजस्थान से आते हैं, उन्होंने भी अपनी वीटो पावर यूज नहीं करी। कारण कि श्रेय लेने की लड़ाई थी। अगर राजस्थान की जनता को 5 साल पानी पहले मिल जाता तो शायद उसका श्रेय अशोक गहलोत ले जाते। नहीं, 2 सेकंड। देखिए, टेक्निकली मैं एक बात बताता हूं। बीच में एक 9 महीने 10 महीने का गैप आपको भी मिला था, जिसमें आप और कमलनाथ अगर एक मत हो जाते, कमलनाथ जो कि कांग्रेस के ही हैं, तो ये श्रेय आपके पाले में चला जाता, लेकिन वो 10-11 महीने का मार्जिन आप चूक गए। सर, अगर हो भी जाता ना उस समय स्वप्निल जी, तो भी जल जीवन मिशन के मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी है, वो कहीं ना कहीं उसमें रोड़ा अटका देते। जब आप अपने ही पर्सन से एनओसी नहीं निकलवा पाए तो बाकी के मसले कैसे सॉल्व करते? जब आप अपनी ही पार्टी के व्यक्ति से एक एनओसी नहीं निकल पाए तो आप उनके साथ मसला कैसे सॉल्व करते? जैसे ही सरकार, नहीं मेरी बात सुनिए स्वप्निल जी, जैसे ही सरकार बदली, केंद्र सरकार का चेहरा बदल गया, वो इतने उदार हो गए कि वो 90% हिस्सा देने के लिए तैयार है। ये चीज पहल उन्होंने पहले क्यों नहीं की? गहलोत साहब तो मांगते मांगते थक गए थे वहां से। हाँ, नहीं, पर बड़ी अजीब सी बात है कि जब मीटिंगें होती थी, और मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं कि ईमेल करके सीएम गहलोत ने मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा बताया था, वो किसी और काम में बिजी थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 10 से 12 मीटिंग्स हुई थी, वो मीटिंग्स कभी नतीजे पर पहुंच नहीं पाई क्योंकि राजस्थान के अधिकारी उस मीटिंग्स को गंभीरता से नहीं लेते थे। और आप देखिए, सीएम अशोक गहलोत के लिखे खत पर कमलनाथ ने 7 से 8 महीने बाद कॉग्निजेंस लिया और मना किया। वो 7 से 8 महीने तो यूं ही वेस्ट हो गए। लेकिन ठीक है, वो तो टेक्निकल पॉइंट से मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन हाँ, अपूर्वा जी, मुझे लगता है आपको इस बात का जवाब देना चाहिए। जिन लोगों की नौकरी गई, आप उनको भाजपा मित्र भी तो बना सकते थे अपने बिहेवियर से, या उनको अपने साथ लेकर चलकर, न्याय की तो फिर वो कांग्रेस मित्र नहीं रह जाते, वो भाजपा मित्र हो जाते। उनको तो काम करना था ना, जो सरकार चाहती है वही काम करते। और दूसरा, ईआरसीपी पर देखकर ये लग रहा है कि हाँ साहब, आप आए हो तो ही मिल रहा है, आप नहीं थे तो मिल नहीं पा रहा था। स्वप्निल जी, 2 बातें। पहली बात, हम राजीव गांधी युवा मित्रों पर ही चर्चा कर लेते हैं। पहली विषय ये है कि जब कोई माता पिता के लिए जो संतान होती है ना, उसके लिए वो संभाव रखता है। इनकी नियम कौन से सर्विस रूल्स के अंडर में इनकी नियुक्ति हुई, आप उन सर्विस रूल्स को निकालिए। कोई नियम नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई सर्विस रूल नहीं। लोकल विधायकों की डिजायर पर ये लोग, कोई मेरिट भी नहीं, कोई एग्जाम हुई हो ऐसा मुझे कोई मेरिट नहीं, कोई मेरिटोक्रेसी नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई ये भी नहीं कि आपके 10th में इतने नंबर, 12th में इतने नंबर, फिर एक मेरिट बनी हो, कुछ नहीं। ओनली द डिजायर्स ऑफ द लोकल एमएलएस, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। तो मुझे बताइए, क्या उस तहसील में या उस गांव में जो लोकल एमएलए का चमचा था, या मैं कहती हूं कि जो उसका गुड बुक्स के अंदर जो व्यक्ति था, क्या उसी को ये नौकरी पाने का अधिकार था, किसी दूसरे बच्चे को नहीं था? मैडम, उनका चरित्र हनन मत कीजिए आप। चमचा जैसे शब्दों को फोन यूज करके आप उन युवाओं का चरित्र हनन कर रहे हैं। वो 5000 युवा इस राजस्थान के स्वाभिमानी युवा है। ठीक है, आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग तो मत कीजिए, कम से कम सार्वजनिक रूप से। नहीं, बिल्कुल थे। नहीं, 2 मिनट, डॉक्टर अपूर्वा जी, मैं आपको शब्द वापस लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं एक बात यहां पर जोड़ना चाहता हूं। अपूर्वा जी 2 सेकंड मेरी बात सुन ले। अपूर्वा जी, ठीक है, अपूर्वा जी, बस एक पॉइंट मेरा सुन ले। ठीक है, अपूर्वा जी, एक छोटी सी बात मेरी सुन ले। मैं ये कह रहा हूं कि विधायकों की डिजायर तो हम लोग भी ला सकते हैं, विश्वास मानिए आप। अब मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के विधायकों को जानता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि मैं उस विधायक का चमचा हूं। बट मगर स्वप्निल जी, आप ये बताइए, क्या इन्होंने क्या बीजेपी ने कभी भी अपने लोकल एमएलए के डिजायर के ऊपर किसी को नियुक्ति दी? ये मंशा की, ये नेता की नीयत की, और ईआरसीपी पर क्या जवाब है आपका? इसको समझना बहुत आवश्यक है। और ईआरसीपी पर क्या जवाब है आपका? की बात है। और स्वप्निल जी, जहां तक ईआरसीपी की बात है, मैं आपको ईआरसीपी पे भी बताऊं। शुरू का इनके पास में 11 मंथ्स का एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी का पीरियड था। सबसे पहले ऑब्जेक्शन कमलनाथ जी ने नहीं लगाया तो किसने लगाया? वो भी तो गहलोत साहब और कमलनाथ जी दोनों मिलकर 11 महीने के अंदर, हमने 15 दिन में कर दिखाया ना, ये 11 महीने में नहीं कर सके क्योंकि इनको 13 जिलों की प्यास और सिंचाई से कोई मतलब नहीं था। इनको सिर्फ राजनीति करनी थी। ये लोग मुद्दों को मरना नहीं देना चाहते, ये लोग मुद्दों को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हाँ, अब एक सवाल है राधेश्याम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये तो हो गई मोटी मोटी बातें, लेकिन मैं ये आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, मंत्रिमंडल होने के अपने फायदे हैं और कुछ केसेस में अपने नुकसान भी होते हैं।
मंत्रिमंडल होने के। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो फायदे हैं वो प्रदेश ले पाता, क्या उस चीज में कोई रोड़ा बना है? क्या सचमुच एक ऐसा पीरियड आ गया है कि लोगों को मंत्रिमंडल की कमी लगने लगी है? आम लोगों को क्या अभी मंत्रिमंडल की कमी सताने लगी होगी, जैसा कि कांग्रेस का दावा है? आपको लगता है ऐसा मोमेंट आ गया अभी? देखिए कांग्रेस नहीं अपूर्वा जी, मेरा राधेश्याम जी से सवाल था, प्लीज। हाँ राधेश्याम जी। अच्छा देखिए कि ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि बिना मंत्रिमंडल के सरकार कैसे चलेगी, आप बताइए। हाँ। अब 14 दिन हो गए हैं, 14 दिन हो गए हैं, प्रदेशवासी तो देखिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन और क्या कमी खल रही है? बार बार में देखिए समय बताया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं। आज भी कहा जा रहा है कि शनिवार को जो है मंत्रिमंडल का वो हो सकता है गठन, कल भी हो सकता है। नहीं, लेकिन क्या कमी खल रही है? मैं कह रहा हूं कि अगर इतने बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए तो क्या कमी खली? बनने को तो वो बनेगा ही एक दिन, परसों बने, नरसों बने, कल बने, लेकिन क्या कमी खली अभी तक? देखिए कमी खली ये तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मुखिया साहब, मुखिया को सारे अधिकार है, मुखिया काम कर रहा है, मशीनरी काम कर रही है। तो उसमें अभी दिन भी कितने हुए हैं? एग्जैक्टली ये भी तो एक बात है। तो जिस हिसाब से देखिए मुख्यमंत्री जी निर्णय ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो काम तो हो रहा है, लेकिन फिर भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तो हम अडोप्ट करते हैं ना, उसका ख्याल तो रखना चाहिए। और ऐसी भी कोई बात नहीं है कि साहब मंत्रिमंडल का गठन नहीं अच्छा, होगा। तो कहीं कोई इसके पीछे पॉलिटिक्स तो नहीं है बैकग्राउंड में? मैं आपके पास राधेश्याम जी क्लोजिंग कमेंट के लिए आऊंगा, लेकिन उससे पहले करणवीर सिंह जी, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपको बड़ा इंतजार था कि आपने तो सीएम कितने दिनों के बाद चुने थे, सबने देखा, लेकिन बीजेपी को 4 दिन हुए नहीं थे कि आपको लगने लगा था कि ये क्या हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब सीएम चुने जा रहे थे और बीजेपी में फूट नहीं पड़ी जो कांग्रेस को उम्मीद थी, वो बात क्या इस हद तक चुभी कि अब आप मंत्रिमंडल के सहारे पर हैं कि मंत्रिमंडल बनेगा तो हो सकता है बीजेपी में किसी तरह की फूट नजर आए? आप इसलिए उसका इंतजार कर रहे हैं या सचमुच आपको कमी खल रही है? स्वप्निल जी, मंत्रिमंडल की देरी जो तो स्पष्ट बता रही है कि जिस तरह का असंतोष है वो जग जाहिर हो चुका है कि असंतोष तो है। अब उसको कितना दबाया जाएगा वो समय की बात है। साथ ही राजस्थान की जनता, राजस्थान का शासन प्रशासन अभी वर्तमान में फ्लाइट मोड पे है, न कोई काम हो रहा है, न कोई दवाई मिल रही है, ना इलाज है, सब हताश है। तो समस्या ये है कि मोदी जी पता नहीं कौन सा चिराग रगड़ रहे हैं, उसमें से कौन सा जिन निकाल के जब लेकिन करणवीर सिंह जी, इंटरेस्टिंगली, चलिए मैं नाम नहीं लूंगा, मैं चाहता नहीं हूं कि किसी का, मैं बस सिर्फ एक बात बता रहा हूं आपको। अपूर्वा जी, मैं आऊंगा आपके पास। बीजेपी के कुछ एमएलएस और चेहरे अस्पतालों का निरीक्षण करने पहुंचे, उसके एक दिन के बाद पीछे पीछे कांग्रेस के भी 2 चेहरे अपने अपने इलाकों में अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे और उन्हें वहां खामी नहीं मिली। नहीं, खामी कहां मिलेगी सर? इलाज तो अच्छा ही हो रहा है, वर्ल्ड क्लास इलाज हो रहा है राजस्थान के अंदर अस्पताल में। तो पूरा दुनिया के अंदर मॉडल स्टेट है राजस्थान, पूरे भारत के अंदर चिकित्सा। ठीक है अपूर्वा जी, एक रिबटल आपको है, फिर मैं क्लोजिंग कमेंट लूंगा। राजस्थान, सर स्वप्निल जी बताना चाहूंगा, राजस्थान एक पहला स्टेट है जहां पर हेल्थ टूरिज्म आपने में अभी बढ़ा कहा है। था कि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है और अभी आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो मॉडल स्टेट है। खैर ठीक है अपूर्वा जी, अपूर्वा जी रिबटल आपका। करणवीर जी प्लीज, मैं आपके पास आया, मैंने आपको मौका दिया, अपूर्वा जी को जवाब देने बात का जवाब ले लीजिए। स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ चरमराई हुई है? चिरंजीवी को चरमराई हुई है। ठीक है, जो दवाइयां आरजीएस की दवाइयां बंद है उनको चरमराई हुई है। ठीक है, हाँ अपूर्वा जी रिबटल जल्दी से। जो डॉक्टरों की टीम है उसके लिए मैं कमेंट कर रहा हूं कि वो आप जवाब तो लें भाई, भारत के अंदर आपने बोल लिया, आप जवाब तो ले लीजिए प्लीज। हाँ अपूर्वा जी बोले। स्वप्निल जी, राजस्थान की अवस्था ये क्या करके गए हैं ये तो पता ही है। आज चिरंजीवी के जो इन्होंने सब्ज बाग जनता को दिखाए थे, आज वो दर दर भटक रही है और अल्टीमेटली उनको उन्हीं सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है जहां पे हमारे सीएम साहब जाकर के और इंस्पेक्शन कर रहे हैं और चीजों को दुरुस्त करा रहे हैं। दूसरा विषय ये है कि इन्होंने बड़ी यहाँ पे बातें करी मंत्रिमंडल की, इसकी उसकी, कौन सा चिराग रगड़ रहे हैं? जी हाँ करणवीर जी, एक ऐसा चिराग रगड़ रहे हैं जिसमें से ऐसा मंत्रिमंडल निकल के आएगा जो काम आप पिछले 5 साल में नहीं कर पाए, जो आपकी कांग्रेस सरकार पिछले 70 सालों में देश का विकास नहीं कर पाई, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने आते ही 15 दिन में कर दिखाया। बिल्कुल मैडम, पहले दिन हम लोग भी भजन लाल जी ने भ्रष्टाचार की फाइल बंद करके पहले दिन। अंतिम सवाल है राधेश्याम जी,
मैं आपके पास आ रहा हूं, आप राधे श्याम जी। होंगे। मैं देखिए क्या होता है, जनता गड़े मुर्दे उखाड़ना पसंद नहीं करता, जनता उनको लेकिन घर में डाले, ऐसे मंत्री इसके नहीं बावजूद भी होंगे जब की पॉलिटिक्स सेवा पर करने डिबेट वाले होती है तो मंत्री गड़े मुर्दे होंगे। उखाड़े जाते हैं। जनता को अपना ईस्ट अपूर्वा जी मानने 2 वाले मिनट रुक मंत्री जाइए अब होंगे। आप प्लीज, करणवीर जी रुक जाइए, आपको भी मजा आएगा। देखिए सियासत पर जब भी डिबेट होती है तो गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, उसके बिना डिबेट हो नहीं सकती। अब मैं कांग्रेस के वक्त को याद कर रहा हूं, 2018 का सीएम कौन बनेगा का झगड़ा कितने दिन चला सबको पता है। उसके बाद सीएम बनने के बाद मंत्रिमंडल से पहले किसानों का कर्ज माफ करना था, उसको लेकर 10 दिनों तक बैठकों का दौर चला और तब वही। सरकार का पहला बड़ा फैसला आया। इस बीच तो भजनलाल शर्मा ज्यादा कर चुके हैं। देखिए निश्चित रूप से भजनलाल शर्मा जिस तरह की इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं, आप देखिए मुख्यमंत्री बने, अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया, लेकिन एसएमएस में जाके व्यवस्थाओं को देखा, जो है जो डॉक्टर से नहीं मिले, जो नर्सेज नहीं मिली, उन पे भी एक्शन लिया, कड़ी हिदायतें भी दी गई, अधिकारियों को निर्देश दिए गए। यानी एक उनकी एक इच्छा शक्ति देखिए दिख रही है काम करने की, प्रदेश के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं। ये तो देखिए सामने दिख रहा है। अब करमवीर जी ठीक है, वो अपना पार्टी का धर्म निभा रहे हैं, भाई कांग्रेस के प्रवक्ता है तो निश्चित रूप से देखिए वो करेंगे। लेकिन आज ये सच है कि हर किसी की जुबान पर मुख्यमंत्री जी का नाम है और हर कोई ये कह रहा है कि वास्तव में मुख्यमंत्री जी काम करना चाहते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सामने आ रहे हैं। हर मैं डिबेट क्लोज क्षेत्र में करने से पहले देखिए करणवीर सिंह, मेरे पास समय पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन मैं जाते जाते बस एक बात आपसे कहना चाहता हूं। मैं वो ये कहना चाहता हूं कि स्थितियां बहुत अच्छे से रातों रात बदतर नहीं होती हैं, बद से बदतर होती हैं। अगर आज आपको कुछ बदतर नजर आ रहा है तो आप हालात बद छोड़कर गए होंगे, तभी वो रातों रात आपको बदतर दिख रहा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, ये था प्रश्नकाल। नमस्कार।